चेंज द टॉपिक। देखिए क्वेश्चन देखिए, देखते हैं हम लोग आगे। बता रहे आपके पास बुक थोड़ी है। 51 का लास्ट लाइन है, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये भाई 51 की कर रहे हो ना? जिसके लास्ट में वो ठीक, देखिएगा। We will now consider the second part of the first law of motion, which says that a body in uniform motion will continue to move unless a force compels it to change its state of uniform motion in a straight line. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीज कहता है। दूसरा जो टर्म था वो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में होगी, फिक्स स्पीड होगी, वो तभी स्टॉप होगी, ठीक है, जब आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो। नहीं तो अगर आप किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बाइक पे 60 का रेस दिया और इंजन उसको इतनी ताकत दे रहा है कि 60 की स्पीड को मेंटेन करके रखे, आपने ना एक्सीलेटर बढ़ाया है और ना घटाया ना ब्रेक अप्लाई की, तो वो 60 की स्पीड से ही जीवन भर चलता जाएगा। अगर इंजन उतनी ताकत दे रहा है, यार कैसे पागल बात हो, इंजन कैसे ताकत देगा फूक मार के? मैं कह रहा हूं कि अगर उसको इतनी एनर्जी मिल रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता चला जाएगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स के कब अप्लाई होगी? ब्रेक ना हो। फ्यूल की बात करें, फ्यूल खत्म होगा तो क्या होगा? आपके इंजन का जो फोर्स है वो कम होने लगेगा और फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ने लगेगा नीचे वाला, तो टायर धीरे 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 क्या होंगे? रुकने लगेंगे। एयर क्यों फोर्स होगा? एयर का कौन सा फोर्स है? एयर भी फ्रिक्शन तो अप्लाई करता ही है ना, हवा जो बह रही है वो भी फ्रिक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नीचे का फ्रिक्शन। आप बेटा हवा में थोड़ी बाइक चलाएंगे तो सड़क पे ना, तो टायर का तो फ्रिक्शन होगा ना सड़क से। टायर का फ्रिक्शन तब तक नहीं हो रहा था जब तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही थी और आपने उसको इंजन उतना पावर दे रहा था, उसमें फ्यूल जब तक भरा हुआ। जैसे ही उसका फ्यूल खत्म होता है या किसी भी तरह से उसका वो फोर्स खत्म हो जाता है, आपकी व्हीकल रुक जाएगी, टू व्हीलर रुक जाएगा। देखिएगा, इफ देयर वर नो एयर रेसिस्टेंस, अगर एयर का कोई भी प्रतिरोध हो ही नहीं, बिल्कुल हवा का भी रोक होता है, हवा तो रुकती। आप साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है ना, जाते हैं तो हवा रुकती है ना। और भी मैं अच्छा एग्जांपल आपको दे सकता हूं, अगर आपने कोई पतंग फेंकी और मतलब क्या कोई चीज पैरासूट टाइप का है तो धीरे 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 गिरेगा, और वहीं पर अगर कोई हथौड़ा फेंकेगा तो सट से नीचे आएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसका, बस नहीं सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, जितना सरफेस एरिया होगा एयर उसका उतना ही रोक के रखेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा करेगी। सिंपल सी बात है। अब जैसे रेसिंग कार होती है, जब आप साइकिल बहुत तेज चलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं। रेसिंग साइकिल जो होती है बिल्कुल इस तरह होती है, पूरा एक डायमेंशन होता है झुका हुआ, जो ऐसे हैंडल पकड़ी हुई होती है, जिसको रोड बाइक करते हैं, पतले टायर वाला। क्यों होता है? आपका डायमेंशन इसलिए बनाया जाता है ताकि एयर का कम से कम रेजिस्टेंस हो, एयर कम से कम आपको रोके। ऐसे बना लेंगे शेप तो क्या होगा, एयर साइड से कटती जाएगी। एरोप्लेन इसीलिए ऐसे बनी होती है, मछली भी इसीलिए ऐसे होती है ताकि कम से कम रेजिस्टेंट हो, ज्यादा अच्छे तैर सके, है ना। हम भी तैरते हैं तो ऐसे अपने हाथों को करते हैं ताकि अच्छे से तैर सके। So if there were no air resistance and the friction to oppose the motion of a bicycle, then according to the first law of motion, a moving bicycle would go on moving forever. अगर फ्रिक्शन का फोर्स भी नहीं होता और एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं होता, जो कि एक्सटर्नल फोर्स, अगर फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होता, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जो साइकिल चल रही थी वो चलती ही चली जाती, कभी रुकती। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तभी कोई स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में कोई जाती हुई चीज रुके। जैसे फ्रंट सीट है कार की, उसको सीट लेटा रखे है, उस पर भी एक इंसान लेटा हुआ है, तो ड्राइवर एकदम ब्रेक लगाएगा तो वो सीधा चलेगा। नहीं, तब तो वो लेटा हुआ रहेगा, तो वही लेटा हुआ है, उसको कुछ दिक्कत नहीं। आप ऊपर रहेंगे तब तो आपके ऊपर ये अप्लाई होगा ना, आप जब लेटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
कहाँ पे? सर जैसे कि छोटी सी बड़ी से और वहां के नीचे गिरते हैं। क्योंकि वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो उसको क्या कहते हैं, वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है। जो आपका बैलेंस तभी सही रहेगा जब आपसे और उस पॉइंट से, जिस प्लेस पे आप खड़े हो या बैठे हो, एक बिल्कुल ग्रेविटी की एक लाइन बनती। अगर उसमें इंक्लाइन ज्यादा हो गया, झुकाव हो गया उस एंगल में, तब गिर जाएंगे। वो ग्रेविटेशन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? देखिएगा, we will now describe some everybody observation which are based on the property of inertia of the body, ठीक है? When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particle start coming out of it. कारपेट को अगर आप तार पे डाल दो या किसी भी जो प्लेस पे और लटका दो, हैंग करा दो, और जैसे आप उसको पीटेंगे तो सारा डस्ट नीचे गिरने लगता है, ठीक है? It's a question. Why? This is because the force of stick makes the carpet move to and fro slightly, but the dust particle tend to remain at rest. आप जब कारपेट को डंडे से पीटते हो तो क्या होता है, वो आगे पीछे से वाइब्रेशन होगा ना कारपेट पे जब डंडे मारेंगे, लेकिन जो डस्ट उस कारपेट के साथ चिपकी हुई थी वो इनर्शिया बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि हम वहीं पर बने रहें, हम कहीं नहीं जाए, तो सीधे वहीं से नीचे सीधे गिरती है। डस्ट पार्टिकल भी कारपेट के साथ आगे और पीछे नहीं बढ़ सकती, वो सीधे जहां पर कारपेट था वहीं पे नीचे गिरेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप कारपेट को चाहे कितने भी कस के मारो, कारपेट चाहे हैंग होता हुआ आगे भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन डस्ट पार्टिकल उस तार के, जहां तार टंगी हुई थी उसके जस्ट नीचे ही गिरेगा, डस्ट पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करता है। समझ में आ रही है बात आपको? और भी मैं डीपली बताता हूं, देखिएगा। This is because the force of stick makes the carpet move to and fro slightly, but the dust particle tend to remain at rest or stationary due to their inertia and hence separate from the carpet. वो इनर्शिया में ही बना रहनी चाहती है, लेकिन कारपेट तो आगे चला गया। वही बात तो है, जैसे ही कार अचानक खुल जाती है या गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो बैठा हुआ इंसान पीछे गिरता है। क्यों? क्योंकि बैठा हुआ इंसान जहां पर होता है वहीं पर इनर्शिया बनाए रखता है कि हम तो भैया नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो पीछे गिरेगा, क्योंकि कार तो आगे चलेगी, तो कारपेट आगे चला गया तो बस पीछे, मतलब कि जहां बैठा था वहीं गिरेगा। ऐसा ही होगा ना? When a tree having flexible stem, किसी पेड़ में लचीली डालियां, ठीक है, is shaken vigorously, its fruits and leaves fall down. पेड़ को या बहुत तेजी से हिला हुआ, हम लोगों ने बचपन में किया था। आम के फल लगे रहते थे, हम लोग के बिहार में बहुत आम के पेड़ बागीचे होते थे, तो जैसे आम पक जाता था ना तो ड्यूटी थी, एक दिन मेरा भाई चढ़ेगा, एक दिन मैं चढ़ूंगा। भाई को ज्यादा ऊपर तक जाने नहीं देते थे, थोड़ा ठंडा था, मैं सूखी हड्डी, कहीं भी जाता था तो जा करके है ना खूब कस के पेड़ को हिलाएंगे। तो उस समय मुझे पता नहीं था साइंस, उस समय कौन, हमें तो केवल आम दिख रहे थे, भैया आम गिर रहे हैं, ठीक है ना? और स्लो मोशन कौन देखता है? आप ध्यान देना, आप अगर किसी भी ट्री को सेक करोगे तो उसके जो पत्ते या फल है ना उस ट्री के साथ ही नीचे सामने गिरेंगे, जहां लटके हुए थे फल वहीं पे नीचे आके गिरेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वहीं गिरे, जैसे पोस्ट कार्ड वाला मार रहे थे तो वो वहीं गिर गया। डाली कहीं भी जाए हिलती रहे, लेकिन पत्ते जब गिरेंगे ना तो पेड़ के नीचे एकदम जहां पर है वहीं पर चाहेंगे वहीं पर गिरना। वो हमेशा उस पोजीशन को बनाए रखना चाहेंगे। हाँ, अगर हवा तेज चल रही है या आपका जो फोर्स ज्यादा हो तो हो सकता है थोड़ा मूवमेंट आगे हो जाए, लेकिन बिल्कुल उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। This is due to the fact that when the tree is shaken, जब ट्री को कस के हिलाया जाता है, it moves to and fro slightly, but its fruits and leaves tend to remain at rest. वो रेस्ट पे ही बनना चाहते हैं, लेकिन वो आगे पीछे पेड़ हिलते रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। We have seen that when a car or bus starts suddenly, the passenger fall backward.
अचानक जैसे ही कार या बस स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है सीट पर से. This is due to the fact that because of their inertia, the passengers tend to remain in their state of rest or stationary state, even when the car or bus has started moving. कार और बस तो मूव करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को वही बनाए रखना चाहते हैं. हम चाहते नहीं है, हम इनर्शिया को बनाए रखना चाहते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट की खासियत ये होती है कि वो जिस पोजीशन पे होता है उसी पोजीशन को बनाए रखे. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कोई सीधा सीधा जा रहा है तो सीधा सीधा जाएगा, वो हमेशा जाएगा. कोई रुका है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती उसमें. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, गाड़ी आगे चल गई और हम पीछे रह गए. आगे देखिए. Even when the car or bus has started, when a running car or bus stops suddenly, जब कोई कार या बस या बाइक अचानक रुक जाती, बहुत तेज अचानक ब्रेक लगा दिया, ठीक है, the passenger are jerked forward because due to inertia the passenger tend to remain in their state of motion. यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट काम हो रहा है, याद रखिएगा. कोई चीज जब खड़ी थी, आप बैठे हो कार में इनर्शिया में. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीज बताता है, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को और इनर्शिया की स्टेट को. आप बैठे हो कार में, रुकी हुई कार में, मतलब कि इनर्शिया में. अगर आप इनर्शिया में हो तो क्या होगा, आप चाहोगे कि जहां बैठे हो वहीं पर बैठे हो. इसलिए जब गाड़ी चलती है, मूव करती है, तो आप क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि आप उसके साथ जाना नहीं चाहते. और जब गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को. और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या था, यूनिफॉर्म मोशन वाला. अगर आप यूनिफॉर्म, मतलब कार चल रही है, गाड़ी पे आप भी हो, तो आप भी यूनिफॉर्म मोशन में हो, जैसे कि व्हीकल है, तो आप भी हमेशा अपने आप को मोशन में ही बनाए रखना चाहो. लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आपका जो शरीर है वो कहेगा नहीं, हमको यूनिफॉर्म मोशन में जाना है, हमको अपना मुंह फुड़वाना है, आगे जाएंगे. ब्रेक लगते ही क्या होता है, हम आगे गिरते हैं और मास्टर की तरफ चीरा. नहीं, अगर आप ज्यादा फास्ट हो, मतलब ज्यादा फास्ट व्हीकल पे हो, ब्रेक लगेगा बेटा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है ना, आप बिल्कुल सिर के बल ही गिरोगे. वो तो निकल ही जाएगी ना साइकिल आपके पास से. बिल्कुल ऐसे ही होता है. ब्रेक मारते ही आप आगे गिरोगे, अब आगे गिरोगे तो साइकिल तो पीछे ही रहेगी. इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, साइकिल के साथ साथ आप नहीं गिरे, साइकिल तो रुक गई ना आपकी, आप आगे गिरोगे. अब क्या गिर के दिखाऊं, बता दिया, 3 दिन से एग्जांपल दे रहा हूं. नहीं, आप पीछे नहीं हो पाओगे. आप ट्राई तो करना मत, चोट लग जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हो पाएंगे. मैं आपको बता रहा हूं क्या कर सकते हैं इसमें. आप उसी मोशन में एक ऐसे पोजीशन में गुलाटियां मार जाओ जिससे कि आपको चोट लगे, ये कर सकते हैं. बिल्कुल. और जब अचानक, और वैसे भी है ना, मैं आपको बताऊं, जब आपको पता है ना कि आप अब गिरने वाले, तब आप अपने आप को पोजीशन में लेके आ जाते हो. लेकिन अचानक ब्रेक लग गया, अचानक कुछ हो गया, तो आपका जो माइंड है इतना जल्दी ब्रेन काम नहीं करता, समझ रहे हैं. और उसके बाद चीरा देखेंगे आगे. When a car or bus turns a corner sharply, लेफ्ट, अगर तुरंत अचानक लेफ्ट लिया किसी ने, टर्न, ऐसे नहीं है एक हाथ से पेप्सी पीते हैं ऐसे घुमा देते हैं, लिए भाई ये काका रे. तो जो ताई इधर बैठी है ना, वो क्या कहते हैं, वो चाट पकौड़े खाती हैं, ताई सीधे खिड़की के बाहर चाट पकौड़े लेके, ऐसा होता है ना. और फिर ताई की गुंडी गाली है. तो मतलब क्या होता है, आप जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे बने रहना चाहते हो. और कार हो गई लेफ्ट और आप तो वहीं रहना चाहते हो, तो आप तो राइट में जाओगे ना, मूव करोगे ना, वो वाली बात. और अच्छे समझाते हैं, देखेंगे. When a cow bus turns a corner sharply, we tend to fall sideways because of our inertia or tendency to continue moving in a straight line. हम चाहते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, कॉर्नर पे गाड़ी मुड़ी ना, तो हम तो यूनिफॉर्म मोशन में थे, हम चाहेंगे कि हम उसी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहें. लेकिन गाड़ी कॉर्नर पे मुड़ गई
तो आप चाहेंगे कि आप इनर्शिया में रहें, उसी पोजीशन पे स्ट्रेट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में रहे, सीधी लाइन में रहेंगे ना। कॉर्नर पे गाड़ी मुड़ी, वो लेफ्ट या राइट गई, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रहें, तो क्या होगा, आप बिल्कुल गिरेंगे, उससे मूव हो जाएंगे आप। ओके, it is dangerous to jump out of a moving bus because the jumping man who is moving with the high speed of the bus would tend to remain in motion due to inertia when on falling to the ground and get hurt due to the resistance offered by ground. मैं दिल्ली में शुरू में आया था, तो नागलोई की बात बता रहा हूँ, कोई रिलेटिव रहते थे तो गया था मैं, कोई बच्चा है नहीं तो इसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं। तो हमको छलांगे मारने को उतना आइडिया नहीं था ना उन बंदरों की तरह। इतना पढ़ा हुआ साइंस सब उस दिन सड़क पे रह गया जब दिन में हमको तारे दिखे। प्रैक्टिकल और वो है ना, बहुत अंतर होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट 7th क्लास को पढ़ाए थे, और जब वो हमारा इलेक्ट्रिशियन जो मिस्त्री होता है बोर्ड खोला, और जब उसमें मैंने तारों के जाले देखे ना, तो मेरे को है ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ समझ भी नहीं आया। मतलब भैया तुम्हारा ही काम है, तुम ही जानो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी थ्योरी ही होती है। देखेंगे from the above discussion, it is clear that Newton's first law of motion gives us a definition of force. It says that a force, हाँ बस वाले में ये था ना कि आप जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हो, अगर आप उतर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी देर उतरते खड़ा नहीं होना है, उतरती थोड़ी दूर दौड़ लगानी है ताकि उस मोशन से एडजस्ट कर सको, तब आप नहीं गिरोगे। अगर आप साइकिल में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते ही आपको है ना गदाधारी भीम की तरह खड़ा नहीं होना है, क्योंकि आप भीम नहीं हो। आपको क्या करना है, ब्रेक लगाते ही थोड़ी या तो गुलाटियां मारो, नहीं तो उसके साथ दौड़ लगा दो। ऐसा भी कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जरूरत से थोड़े से कम लंबे, तो वो लोग दौड़ लगा सकते हैं। अब मेरे जैसा आदमी दौड़ लगाएगा तो कहां जाएगा। 5 बच्चों ने ज्वाइन किया था, दोबारा लिंक भेजा, हम तो ज्वाइन करते ही नहीं है, हम लोग तो रूस गए। वंस, लकी, निकिता, अरब। एक सेकंड में लिंक भेजा तो है, लिंक नहीं भेजा होगा आपने, है ना? नहीं, अच्छा मजाक की बात है, लिंक भेजा है। Oh, phone is not connected. Phone is not connected. देखिए कोई बात नहीं, और घर में बैठे हैं। So from the above discussion it is clear Newton's first law of motion give us a definition of force. It says that a force is something which changes or tend to change the state of rest or uniform motion. फोर्स होता क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बता देता है, फोर्स का एक तरह से डेफिनेशन दे देता है। फोर्स होता क्या है? कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसके उस पोजीशन से उसको हटा देना, ठीक है, और कोई चीज अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसको रोक देना। जो चीज जिस भी स्टेट में, उसके स्टेट को चेंज करना ही फोर्स है। चेंज जो कर दे वही फोर्स है। आपने ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन का फोर्स लगाया, आपने एक्सेलेरेटर दिया तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही रहा, वो उसी तरह चलता रहा। भैया सॉरी, मेरा है ना फोन मैंने ऑन नहीं किया था, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था, तो आप लोग को कॉल तो करना चाहिए था ना कि सर लिंक नहीं आ रहा। मैसेज कहां से पता चलेगा? भैया किसी का फोन आ रहा है पंडित जी, आई डोंट नो। देखेंगे, in other words, a force is an influence which can produce an acceleration or retardation. फोर्स या तो एक्सेलरेशन कर देगा, किसी चीज को एक्सेलरेट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप कमरे के बाहर रहे हैं और जैसे पापा कहें कि जाओ या मम्मी कहे जाओ चीनी ले आओ या नमक ले आओ, ना मैं ना जाता, तो है ना पापा एक घूंसा मारेंगे, चल, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन।
आपको एक्सेलरेट कर दिया, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर पीछे कोई कुत्ता हो, डबल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ना, आप बहुत उड़ रहे हैं, अगर मैं आज तो मैं खेलने जाऊंगा, आज तो मैं खेलने जाऊंगा, है ना, एक्सेलरेशन के मोड, आप सर्कुलर मोशन में एकदम सीधे सीधे घर से निकलेंगे, एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कि आज तो निकलेंगे, सामने आ गया ठाडा बड़ा भाई है दीदी, रिटार्डेशन, सर आपके एक्सेलरेशन को वहीं खत्म कर दिया गया। आप साइकिल से उड़ते हुए जा रहे थे, बहुत उड़ रहे थे, सामने ठाडा छोरा आ गया कि ताऊ आ गया, अच्छा खेलने का टाइम है, आते ही सामने खड़ा हो गया, सीधे साइकिल रोकी, 2 पैर, इसका मतलब कि रिटार्डेशन हो गया, आपके मोशन को रोक दिया गया। तो फोर्स क्या है? किसी भी मोशन में हुए चीज को रोकना और कोई स्टेबल चीज को मोशन में कर देना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है लक्ष्य, तुम बताओ, लक्ष्य वर्मा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी बोलिए। So force is a vector quantity having magnitude as well as direction। लेकिन फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है जी। आगे देखते हैं। मोमेंटम तो कल पढ़ा दिया था, फिर मैं पीछे क्यों पढ़ा रहा हूँ? सब हमारे हर दिन एक पीछे बैक ही करते हो तुम लोग मुझे। कोई बात नहीं। मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है ना, मतलब टाइम खत्म होने की नहीं, इस बात की कि बच्चों को ये एहसास होता है, अरे यार अभी और टाइम मिलता तो और पढ़ते, और टाइम मिलता तो और पढ़ते। समझ रहे हैं? ये हमारी खासियत है। तो क्या बोर नहीं हो रहा, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, छोटे बच्चे कहते हैं चुप रे, बहुत पका रहा है भाई, कब छुट्टी करेगा रे, जल्दी जल्दी छुट्टी चाहिए, वी वांट छुट्टी, है ना? तो ऐसा नहीं, उसने तो पता नहीं पेट में क्या रहता है, गुड़गुड़ होती रहती है। देखेंगे मोमेंटम कल मैंने पढ़ा दिया था, सीधे स्किप कर देंगे, आगे चलेंगे। क्रिकेट बॉल वाला बताए थे तुम लोगों को, क्रिकेट बॉल और कॉस्को बॉल का क्या जो पेज नंबर 53 पे पिक्चर के नीचे डार्क लाइन है ना। अच्छा। We conclude that the force required to stop a moving body is directly proportional to its mass। समझा रखा था बेटा, इसको कैसे कर सकते, पूरा फॉर्मूला बताया था, P = m × v बताया नहीं था? If हाँ, I have no problem। तो कहने का मतलब है, कल बच्चों को बताया था मैंने कि अगर कोई क्रिकेट बॉल, फॉर्मूला बेटा, P refers to momentum, M refers to mass and V refers to velocity। तो अगर मोमेंटम पता करना है तो मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो मोमेंटम पता चल जाएगा। ठीक है? तो वेट को स्मॉल m बताया ना, और स्मॉल v refers to velocity जी। If a body is at rest, अगर कोई बॉडी या कोई भी चीज रेस्ट में है, its velocity is 0 and hence its momentum is also 0। कहने का मतलब है अगर कोई चीज रेस्ट में रखी हुई है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही है, इसका मतलब उसका मोमेंटम भी 0 ही होगा। Thus the total momentum of the gun and bullet before firing is 0 because their velocity is 0। अगर बंदूक के अंदर तालिबानियों के ना AK-56 के अंदर मैगजीन में गोलियां भरी हुई, लेकिन बंदूक के अंदर लगी हुई है, तो वो उसका मोमेंटम 0 क्यों है? क्योंकि जो बुलेट्स थी बंदूक के साथ है और देयर इज नो एनी वेलोसिटी और देयर इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। जो बुलेट्स थी उसकी वेलोसिटी 0 थी बंदूक के साथ, मतलब उसके पास थी, कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है ना, ऐसा नहीं ना गोली आ रही है, ए भाई जाऊं क्या, ए भाई जाऊं क्या, ऐसा तो नहीं ना, बार बार आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, ऐसा तो नहीं है। वो तो जाएगी तो जाएगी, और जिसके पास जाएगी उसको भी लेके जाएगी। ओके, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताइए दीदी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिल्कुल समझ में नहीं आया ना? अब बताइए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ना 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 भैया बता, ठीक है, कान खोल लिया आपके लिए, बताइए। नहीं पता? ऐसे बताना है कि समझ में भी आए।
आपके समझ में आने से कुछ नहीं होता, आपको समझाना भी पड़ेगा। बताइए। वेलोसिटी वो मोशन होता है जिसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है सबको। हमें कुछ नहीं पता, वी आर जीरो बॉयज। आप बताइए। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट जो हमने मोशन में पढ़ा था ना, इसमें हम हर बार एक नया नया है ना, क्या कहते हैं। अच्छा, आपको तीखा नहीं पता, खट्टा पता होगा ना? खट्टा नहीं पता, नमकीन तो जरूर आता। बहन तो हर बार तुम एक क्वेश्चन समझाने के लिए एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आ जाती है। चलो ठीक है, ठीक है, तुम बताओ, कोई बात बोलो। डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम नाप नहीं सकते। वेलोसिटी में डिस्टेंस भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन को नहीं नाप सकते इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। और सिंपल सी बात है, मोमेंट की वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। कुछ भी बेटा कुछ भी करे, टीचर ना बन जाए ना, तो बच्चे ना कहती है ना एक दिन में ना टिके, तेरी डायरी ना खाली रहेगी। सरकारी स्कूल का मास्टर बन, इससे पैसा भी मोटा आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसा तो नहीं, मेरे मुंह पे बेइज्जती। देखिएगा सर, अजय आपको पूरा चैप्टर समझाएंगे, लेकिन ना निकिता पूछना उसे स्कूल वाले से ने भाई पूछा तो मैंने उसको समझाया मोशन में। तो बेटा आपने उसको वही समझाएगा जो मैंने आपको समझाया था। मेरी टीचर मत बन जाना। आपने क्या बोला कि टीचर मत बन जाना। अच्छा ठीक है, ओके। फिर पूरे को डिफाइन करके समझाऊंगा, तो मैंने समझाने के बैठी हूं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा क्यों? And take place in the direction of velocity. We have just seen that momentum is equal to mass into velocity. Momentum का मतलब होता है mass multiply by velocity. Now mass is measured in kilogram. मास को तो मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज का वेट को किस हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का जो यूनिट होता है मेजरमेंट का, वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, which is written as kilogram into meter per second और kilogram into m s। Every moving body possesses momentum. कोई भी वेलोसिटी तो पता ही होगा। बताओ, तुम बताओ। मैग्नीट्यूड भी हो उसमें और डायरेक्शन भी हो। अभी मैग्नीट्यूड नहीं पता था भाई साहब को। वो इससे ये क्या है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस। हाँ, अभी देखा सर, ये अपने आप ले जाने को जिस बच्चे ने मोशन पे रटा, उन्हें नहीं पता कि वेलोसिटी। आपने कहा था ना, सुनने हम, इसलिए मैंने कहा। नाइस। एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जो भी मूव कर रही है, उसमें मोमेंटम होगा ही होगा। क्यों होगा आपको पता है? क्योंकि उसमें मास होगा, और मास होगा और वेलोसिटी भी होगी। मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। बात समझ रहे हैं? कोई भी चीज है मास तो होगी, और मास है, और अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो मास प्लस वेलोसिटी दोनों चीज हो ही गई। ठीक है, कुछ बेटा तो वही मैंने बताया ना कि बुलेट अगर बंदूक के अंदर रखी है तो देयर इज जीरो वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट हैज जीरो मोमेंटम। वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम। अगर मूव नहीं कर, वेलोसिटी जीरो कब होगी? ये वेलोसिटी में नहीं है, मतलब कि जीरो वेलोसिटी तो मोमेंटम भी जीरो। मैंने क्या कहा? एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम मोमेंटम। तो मूविंग ऑब्जेक्ट ना, जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तो बात ही खत्म है। Since momentum depends on the mass and velocity of a body. क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर और उसके वेलोसिटी, दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। सो अब a body will have a large momentum. अब सोचिए, अगर किसी भी बॉडी का लार्ज मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम, ठीक है, सो इफ इट्स मास इज लार्ज, if its velocity is large, or if both its mass and velocity are large. तीन कंडीशन मैंने आपको,
एक कंडीशन ये हो कि उसकी मास ज्यादा हो, वेलोसिटी कम। दूसरा कंडीशन दिया कि वेलोसिटी ज्यादा हो लेकिन मास कम। और तीसरा कंडीशन दिया जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों ही ज्यादा। 3 कंडीशन समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? तो क्या हो? We will now discuss some everyday situation which involve large momentum. A karate player can break a pile of tiles or a slab of ice with a single blow of its hand. कराटा जो खेलते हैं, कराटे का एक वचन, हाँ, फुमफू, मतलब कि एक हाथ मारेंगे ना, और याद रखिएगा 2 बार नहीं मारते, एक ही बार मारेंगे, ऊपर से नीचे तोड़ते हुए नीचे तक आ जाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है पागलों। This is because a karate player strike the pile of tile or the slab of ice with his hand very, very fast. In doing so, the large momentum of the fast moving hand is reduced to 0 in a very, very short time. This exerts a very large force on the pile of tiles or the ice slab, which is sufficient to break them apart. देखिए, जो कराटे प्लेयर होते हैं, जब सारे स्लैब्स लगे होते हैं, या तो टाइल्स के होते हैं और नहीं तो आइस के लगे होते हैं। मटेरियल वाली दुकान होती ना, तो आज तू है ना बस कराटे वाली ड्रेस में खड़ी रहती। डेमो ध्यान दे। लास्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो कराटे प्लेयर जो होता है वो इसलिए एक ही वार में अपने हाथ के एक ही स्ट्राइक में वो सारे टाइल्स तोड़ देता है, क्योंकि उसका जो हैंड है बहुत ही ज्यादा तेजी से आता है। याद रखिएगा, अब मोमेंटम 2 चीज पे डिपेंड कर रहा था, एक तो आपके मास के ऊपर और दूसरा वेलोसिटी। मेरी बात सुनिए, अब जो कराटे प्लेयर है ऐसे नहीं करेगा, ऐसे 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 करके तो नहीं आएगा, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या हुआ, सेम डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम, वेलोसिटी, या वेलोसिटी। और मोशन होता तो मतलब पहिया, दादाजी, अम्मी जी, पापा जी सबका आशीर्वाद लेते हुए फिर आके मारता तो उसके हाथ ही टूट जाता जी। अरे वो बात नहीं है, तो यहाँ पर एक फिक्स स्पीड भी तो है ना, और स्ट्रेट लाइन में, बात समझ रहे हैं ना। अगर वो वेलोसिटी ना हो करके मोशन होता तो उसका कोई मतलब नहीं। मोशन बहुत डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, हाँ सॉरी वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी है। सो a cricket ball is not very heavy, but when it is thrown with a high speed, it acquires a very large momentum and sometimes hurt the batsman. अब एक क्रिकेट का बॉल लेकर के आपके पास ऐसे ही आराम से फेंक दिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि उसमें उतना मास नहीं है, ठीक है, मास मतलब वेट। लेकिन जैसे ही हमने उसको स्पीड ज्यादा दे दिया, क्योंकि अगर हम जब फेंकेंगे, जब बॉलिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा तेज, उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलती है, और वेलोसिटी ज्यादा मिलने के चलते क्या होता है, उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। आपको चोट इसलिए नहीं लगी कि बॉल जो था वो ज्यादा भारी था, आपको चोट इसलिए नहीं लगी, इसलिए लगी क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा था। नहीं, उनके बीच में गैप होता है बेटे, गैप होता है, फिर गैप होता है, लेकिन फिर कितनी बार होता है कि चिपकी जो टाइम से उसमें थोड़ा सा गैप चिपक जाए तो वो जल्दी टूट जाती है, उन्हें तोड़ने में आसानी होती है। और अगर ना हो स्पेस, मतलब अब देखिए इस पागल को, देख रहे हैं सब टाइल्स के बीच में गैप है, मेरी बात सुन, अगर एक साथ चिपकी हुई ना तो फिर कराटे नहीं, वो पराठे प्लेयर बनेगा, क्योंकि टूटे हुए हाथ से पराठे नहीं बना पाएगा बेटा। वो गैप जो होता है ना, उस गैप के कारण ही क्या होता है, उसको ज्यादा मोमेंटम मिलता है, समझ रहे हैं ना।
मोमेंटम सब चीज को लेकर के आप देखिए ना, मोमेंटम टूट रहा है, ये टाइल्स टूट रहे हैं मोमेंटम के चलते। आप फिजिक्स में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और टर्म को बिल्कुल सही बोलिए, ये मोमेंटम है, ठीक है ना। देखेंगे तो जो क्रिकेट बॉल है उससे चोट आपको ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि मास के कारण नहीं, उसके मोमेंटम के कारण, क्योंकि आप जब स्पीड से फेंकेंगे तभी चोट लगेगा, अगर उसको ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तब चोट लगेगा, ठीक है ना। अब कोई छोटा बच्चा है एकदम 1 साल का, पापा पापा भैया भैया करते हुए आपकी गोदी में जाके डालते, तो ऐसा थोड़ी हाँ मर गया रे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे आप, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही है ना, कोई जिम जाने वाला बच्चा ठड्डे जैसे हो लेके फेंके खींच के, तो फिर है ना वो पापा भैया नहीं बोलेगा, आप भैया मम्मी पापा दादा दादी का सारा नाम लेंगे और कहेंगे भोले। वेलोसिटी तो कमजोर हाथ में होती है, कराटे प्लेयर्स ही तोड़ पाते हैं। कराटे प्लेयर्स ही तोड़ पाते हैं क्योंकि वो उतने